कई लोग बिहार आंदोलन को नहीं जानते हैं लेकिन इमरजेंसी को जानते हैं और समझते हैं कि जयप्रकाश जी ने जो किया वो इमरजेंसी के खिलाफ काम किया या इमरजेंसी उनके कारण गई, लेकिन बिहार आंदोलन को नहीं जानते। तो बिहार आंदोलन के कारण इमरजेंसी कैसे आई इसको जानना चाहिए। आंदोलन बढ़ता जा रहा था और जितना आंदोलन को दबाने की कोशिश होती थी आंदोलन उतना ज़्यादा व्यापक होता जाता था। पहले छात्र आंदोलन था, उसके बाद छात्र युवा आंदोलन हो गया, जो छात्र नहीं थे ऐसे युवक भी जुड़ गए, फिर जनता जुड़ गई, फिर जो दलों के नेता थे वो लोग भी जुड़ गए अपनी दलीय भूमिका छोड़कर। तो पीछे छिपे छपाए राजनीति चलती रहती थी, लेकिन सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम इस दल के हैं और इसलिए। केवल सीपीएम ने कहा कि हम शामिल समर्थक हैं, शामिल होंगे अगर हमको लाल झंडा लेके शामिल होने दिया जाएगा। तो जेपी ने वो मना कर दिया कि नहीं, कोई अपना झंडा लेके नहीं आएगा। आंदोलन का एक प्रतिरोध का काला झंडा था, तो काला झंडा ही सब लोग इस्तेमाल करते थे। तो सीपीएम शामिल नहीं हुआ, लेकिन अलग से उसने समर्थन दिया। तो ये जो धारणा है कि कम्युनिस्ट आंदोलन के विरोधी थे, ये एक गलत धारणा है। कम्युनिस्टों में जो दो बड़ी पार्टियां थी, सीपीआई और सीपीएम, तो सीपीआई पूरी तरह से विरोधी थी, इंदिरा जी के साथ थी, लेकिन सीपीएम पूरी तरह से आंदोलन के साथ था, भले अलग रहा। और जिसका उसको फ़ायदा भी हुआ कि बाद में बंगाल में उसकी सरकार बनी जो 17-18 साल तक चली। तो दबाने के क्रम में आंदोलन व्यापक भी होता गया और उसी बीच इंदिरा जी के खिलाफ एक केस किया हुआ था राजनारायण जी ने कि इन्होंने जो चुनाव जीता है उसमें सरकारी अधिकारियों का उपयोग किया। तो वो कोर्ट में सिद्ध हो गया कि इंदिरा जी ने चुनाव में सरकारी अधिकारी का उपयोग किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो जजमेंट दिया और इसलिए इंदिरा जी का चुनाव रद्द घोषित कर दिया। अब जब चुनाव रद्द हो गया और प्रधानमंत्री है उसका वो सांसद ही नहीं है, तो ऐसा प्रधानमंत्री जो सांसद नहीं उसका रुतबा घट गया। लेकिन कहा कि आप चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। तो जेपी का ऐसा सोचना था कि ठीक है, ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको इजाज़त दे देता है तो ठीक है, अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट नहीं दिया, कहा कि नहीं ठीक है, आप हम इस पर सुनवाई करेंगे और स्टे ऑर्डर देते हैं, स्टे ऑर्डर देते हैं, लेकिन सशर्त। उसमें ये शर्त रहेगी कि आप प्रधानमंत्री रहेंगे लेकिन कोई बड़ा डिसीजन आप नहीं ले सकती हैं, आप ये नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं। 3-4 बंदिशें लगा के कहा कि इस सब के बावजूद अगर आप चाहिए तो प्रधानमंत्री रह सकती हैं। तो इसको बनाया कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री जिस पे इतनी बंदिशें लगी हों और जिस पे सुप्रीम कोर्ट भी शक कर रहा है कि हाँ इन्होंने चुनाव में कुछ गलती की है, क्लीन चिट उसने नहीं दिया, तो ऐसे को प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए। तो उस विपक्षी दल तो बैठे ही थे, वो सारे एक हो गए कि नहीं रहना चाहिए। और जेपी का समर्थन भी वो चाहते थे। तो जेपी चुनाव में पड़ना नहीं चाहते थे कि इंदिरा जी के इस्तीफ़ा दें और फिर नया चुनाव हो। लेकिन आंदोलन के क्रम में जयप्रकाश जी ने एक जगह कहा कि भाई मैंने इतनी जगह प्रदर्शन किया, जुलूस निकले और ये दिखा दिया कि देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस अपनी नीति बदले और बिहार में जो कांग्रेस की सरकार है उसको भंग किया जाए। हर जगह लाखों लोग जुटते हैं। तो ये जन प्रदर्शन से यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि हम दिखा सकते हैं। हर बार तो इलेक्शन नहीं होगा, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार जब ये दिख गया तो भी इंदिरा जी बात नहीं मान रही, तो अब क्या किया जाए? अब क्या जाके फिज़िकली उनको भीड़ के साथ जाएं और उठा के कुर्सी से हटा दें? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो इंदिरा जी ने कहा कि जब जयप्रकाश जी को इतना ही कॉन्फिडेंस है, एक जगह भाषण में उन्होंने कहा, तो अगले चुनाव में देख लें। तो अगले चुनाव में देख लें। तो जेपी ने उस समय इसका जवाब यही दिया कि वो कहती है कि अगले चुनाव में देख लें, तो ठीक है मैं देख लूँगा। तो काफ़ी लोग खुश हो गए जब जयप्रकाश जी भी चुनाव में आ गए। पार्टियां तो बहुत खुश हो गई। जेपी ने कहा कि लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना मैं चुनाव लड़ूंगा ना कोई दल बनाऊंगा, दल में रहूँगा, लेकिन मैं मैदान में खड़ा रहूँगा। तो जो महाभारत में कृष्ण की भूमिका थी, हथियार नहीं उठाऊँगा, तो उस तरह की भूमिका
इन्होंने ली और उसका परिणाम हुआ कि जब चुनाव हुआ तो इंदिरा जी बुरी तरह हार गई। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कंडीशनल दिया और विरोधी पक्ष ने बहुत बड़ी सभा की और लगा कि अब तो देश की आम जनता की मांग हो जाएगी कि भाई ऐसा प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे, कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री बने लेकिन दूसरा बने, तो इंदिरा जी ने वहाँ रातों रात इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी भी गलत संवैधानिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए लगा दी। खाना पूरी भी उसकी सही नहीं हुई। जैसे राष्ट्रपति से हस्ताक्षर लिया गया, उसके पहले उसको बताया नहीं गया, सीधे जाके रखा गया कि आप हस्ताक्षर कर दें, तब उनको पता चला कि ऐसा होगा। लेकिन इंदिरा जी की दहशत इतनी थी कांग्रेस वालों पर कि उन्होंने साइन भी कर दिए, मंत्रिमंडल को पता नहीं था। तो एक तरह से खुद उनका निर्णय था कि इमरजेंसी लगाई जाए। 3 काम उन्होंने किए कि एक तो सारे नेताओं को जेल में दो, इससे तो हल्ला होगा, तो सारे प्रेस को पर बंदिश लगा, सेंसरशिप हो गई, कड़ी सेंसरशिप, और कहीं लोग जुट नहीं, एक जगह जुट के 144 धारा, ज़रूरत पड़े तो कर्फ्यू, यानी लोग प्रदर्शन ना कर सकें। तो प्रदर्शन पर बंदिश, प्रेस पर बंदिश और नेताओं को जेल में, ये तीनों एक साथ उन्होंने घोषित किया और लागू भी किया। तो बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो गए। जो प्रमुख नेता थे मीसा के अंदर गिरफ्तार हुए। जयप्रकाश जी को तो कहाँ ले जाया गया पता नहीं चला, तो वो सब एक अलग कहानी है, तो उसको मैं नहीं कहूँगा। इसी क्रम में मैं भी मीसा के अंदर गिरफ्तार हुआ था। मीसा एक ऐसा एक्ट था जैसे आजकल UAPA है, इसी तरह का भयानक कानून वो था कि जब तक सरकार चाहेगी तब तक आपको जेल में रखेगी। आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। आप चाहे जो सरकार मानती है कि आप इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो आपको जेल में, और जब सरकार को लगेगा कि अब आप खतरा नहीं है तब छोड़ेगी। कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं, बेल के लिए नहीं कर सकते हैं। तो उस एक्ट में बहुत सारे लोग जेल में थे। तो जेल में हम लोग भी थे, तो मानते थे कि 5-7 साल तक तो निकलने की बात सवाल ही नहीं है, इंदिरा जी अपना पूरा कब्जा करेंगी। तो जेल को हम लोगों ने एक बड़े विद्यालय में बदल दिया। जिस जेल में थे तो करीब 40-50 अन्य जो आंदोलनकारी थे वो भी गिरफ्तार रहे। तो 50-60 आंदोलनकारी और बाकी जो कैदी थे, जो क्रिमिनल थे या अन्य जेलों में आए थे, तो उन सब के साथ हम लोग का अच्छा रैपोर्ट था। तो उनका एक अलग सेक्शन था, हम लोग का अलग सेक्शन था। तो हम लोगों ने सुबह से शाम तक की एक रूटीन बना ली, जो गांधी जी के आश्रम में जिस तरह की रूटीन रहती थी कि 4 बजे उठना है, इतनी सफाई करनी है, उसके बाद ये खेती करना है। तो जेल के अंदर ये सब चीज़ें होती थी। वो हम लोग जेल वाले क्या कहेंगे खुद करते थे। उसमें बहुत अच्छी मूली वगैरह उपजाई थी, हम लोगों ने साग बहुत अच्छी उपजाई थी, वो सब खाते थे। और दोपहर में 2 घंटे विभिन्न विचारधाराओं के लोग आपस में बहस करते थे, चर्चा करते थे। तो उसमें कुछ लोग जो आंदोलन में नहीं थे फिर भी गिरफ्तार हो गए थे, जैसे कुछ RSS वाले। तो RSS वाले आंदोलन में थे लेकिन संगठन के रूप में नहीं थे, छिपे तौर पर थे। लेकिन RSS के थे इसलिए RSS पर बंदिश थी, तो वो गिरफ्तार हो गए। जमात इस्लामी, वो भी आंदोलन में नहीं थी लेकिन जमात इस्लामी है उस पर बंदिश थी, तो वो गिरफ्तार हो गया। आनंद मार्गी, कुछ आनंद मार्गी भी जेल में थे। तो सब लोग बैठ के विभिन्न, ये जो CP नक्सलाइट लोग थे, तो वो लोग भी जेल में थे पहले से, कुछ इमरजेंसी के समय गिरफ्तार हो गया। तो ये नक्सलवादियों से लेकर के ये हम सर्वोदयवादियों तक अलग अलग कलर के विचारधारा के लोग जेल में थे। तो हम लोग साथ बैठ के 2-3 घंटे रोज़ चर्चा करते थे। और इसमें जो अपने अपने विषय के विद्वान थे वो लोग आधा घंटा भाषण देते थे, फिर उस पर चर्चा होती थी। और फिर बाकी समय लोग अपने अपने काम में करते थे, लेकिन जिसकी रुचि थी, जैसे हम लोग किताबें पढ़ने में लगाते थे, तो बाहर से जो भी किताब मंगवाते थे और उसको पढ़ते थे। इस तरह से जेल का समय कैसे कब बीत गया। कोई जेल माना जाता है कि कष्ट में डालो, लेकिन वो हम लोगों को कष्ट नहीं महसूस हुआ, आराम ही महसूस हुआ, क्योंकि एक रूटीन बना ली और उस लाइफ को जीने में ज्ञानार्जन हो रहा है, दूसरों से बहस हो रही है। तो इस तरह की बीच में किसी को भ्रम हो गया कि भाई ये शिवमूर्ति जी जो है ये कोई बहुत बड़े बिहार आंदोलन की जो गुप्त काम सब होता है, विदेशी धन आता है, विदेश से
इन लोगों का लिंक है, उस सब के बारे में इनको जानकारी है। जेपी के नज़दीक के रहे हैं और तो 5 दिन के लिए हमको रिमांड पर पुलिस ने लिया। दिल्ली से इंटेलिजेंस एजेंसी आई, 5 दिन रिमांड पर ले गई, लेकिन दो दिन भर हमसे सवाल 10 तरह के करते रहते थे। तो उनको लगता था कि दिन भर किए हैं तो ये तो थक गया होगा, लेकिन हमको और अच्छा लगता था कि उनके सवाल का जवाब देने में, क्योंकि जो सच है उसको कहने में भी आनंद आता था। तो 2 दिन में उन लोगों को लग गया कि भाई आंदोलन में कुछ भी गुप्त नहीं है, अब उस सब कोशिश से कुछ फ़ायदा नहीं। तो तीसरे दिन उन्होंने फिर जेल पहुंचा दिया। तो जेल से जब ले जा रहे थे तो जेलर भी था, उसके मन में जो सुपरिंटेंडेंट था बिहार आंदोलन के प्रति सिंपैथी थी, तो उसको लगा कि ये पुलिस ले जाएगी, मारपीट करेगी, कई बातें उगलवाने के लिए, और ये तो बोलेंगे नहीं तो पिटाई होगी। तो सारा लिखवा लिया, इनका हाथ पैर कहीं हड्डी नहीं टूटी है, कहीं चोट नहीं है, बाल भी सारे साबुत हैं। आपको इसी हालत में लौटाना है, 5वें दिन जब आप लौटा के देंगे तो इसी हालत में, नहीं तो हम आप लोगों पर केस करेंगे। तो ये उसने प्रिकॉशन दिया था। लेकिन खैर मारपीट के ना, भाई जो पूछा हमने सीधा जवाब दिया। उन लोगों को भी लगा भाई जो कह रहे हैं कुछ छिपा के नहीं कह रहे हैं, कहाँ से पैसा आता है ये सब, इस पर काफ़ी ज़ोर था, क्योंकि इंदिरा जी का आरोप था कि ये विदेशी धन से भी आता है इनसे, और पूंजीपतियों के पैसे से आंदोलन चल रहा है। ये वो सब तो एक खुली किताब था। तो तीसरे दिन उन्होंने पहुंचा दिया। जेल में हम लोग शाम में 1-2 घंटे खेलते भी थे वॉलीबॉल खेल हमने उस जेल में ही सीखा, और हम मिडिल पोजीशन से बढ़िया खेलते थे। तो इमरजेंसी जब हटी तो जैसे आज़ादी आती है उसी तरह की फीलिंग आंदोलनकारियों को नहीं, सारे जगह एक माहौल उसी तरह का था। तो उसको हम लोग दूसरी आज़ादी, अभी लोग जो आंदोलन होता है उसको दूसरी आज़ादी कहते हैं, लेकिन दूसरी आज़ादी हम लोग उसी को मानते हैं कि बिहार आंदोलन के बाद जो तानाशाही जो समाप्त हुई तो उससे वो दूसरी आज़ादी प्राप्त हुई। और लेकिन जेपी का जो रोल रहा, वो इंदिरा जी का विरोध करते हुए भी एक बार भी कभी नहीं देखा कि उनके प्रति उनके मन में कटुता है। आंदोलनकारियों में कुछ लोग गाली जैसा नारा लगाते थे इंदिरा जी के खिलाफ, तो बुरी तरह उन्होंने डांटा उन लोगों को, भरी सभा में कहा कि सब तरह के नारे यहाँ नहीं चलेंगे, एक तरह की हिंसा है और इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और हिंदू करके इंदिरा जी का जिक्र आता था तो वो हिंदू कहते थे। नेहरू जी के सेक्रेटरी थे तो वो बच्ची थी, तो एक चाचा और भतीजी का जिस तरह का रिश्ता होता है वैसा था, तो हिंदू ही कहते थे। और जब हार गई तो इन्होंने खुद अपनी पहल करके जाकर उनको आश्वासन दिया कि ये सरकार आप लोगों के खिलाफ कोई अनैतिक या हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। तो इंदिरा जी को डर था कि संजय गांधी तो बहुत बदमाश था, तो संजय को ये लोग पीट पाट कर सकते हैं या जेल में डाल के टॉर्चर कर सकते हैं। तो वही जेपी ने कहा कि नहीं, जो लोकतांत्रिक तरीका है, संवैधानिक तरीका है, उसी तरह से होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। तो लेकिन जेपी फैक्टर इसलिए बहुत बड़ा था कि पूरे आंदोलन को एक दिशा देने में, उसका उद्देश्य तय करने में जेपी का जो विज़न था वही काम आया। और चूँकि हम लोग पहले से जुड़े हुए थे, इन चीज़ों को जानते समझते थे, इसलिए हम लोगों को ये सब एक स्वाभाविक आंदोलन का एक स्वाभाविक विकास लगा। लेकिन जो आंदोलन में नए जुड़े थे उनको वो अलग तरह से लगता था कि जैसे आज़ादी के बाद गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का विसर्जन करके आप ये लोक सेवक संघ के रूप में कांग्रेस आए और प्रथम श्रेणी के नेता गांव-गांव में जाके काम करें, लोगों को मजबूत बनाएं। तो बिहार आंदोलन के बाद भी जेपी के एक साथी प्रमुख नेता सब जो हैं वो सत्ता में नहीं जाएं, लेकिन वो सब नहीं हुआ। गांधी जी मार ही दिए गए और जेपी तो चुनाव जो हुआ इमरजेंसी के बाद का, उसके पहले से ही जेपी बीमार पड़े। तो उनको जब जेल में थे, गिरफ्तार करके ले गई थी, तो चंडीगढ़ में उनकी बीमारी बढ़ने लगी, तो दोनों किडनी उनकी मर गई थी। जेपी को लगता है कि कुछ गलत दवाएं दी गई। अब गलत दवाएं जानबूझ के दी गई या बहुत से लोगों का कहना है कि जानबूझ के दी गई। जेपी को भी शक था
लेकिन उन्होंने इसको मुद्दा नहीं बनाया जब, तो दोनों किडनी मर गई और उनकी हालत ख़राब होने लगी। तो जो लगा कि ये जेल में ही मर जाएंगे, तब इंदिरा जी को कहा लोगों ने कि भाई अब जेल में मरेंगे तो आज सारा आप पर आएगा कि आपके कारण इनकी मौत हुई, दुनिया भर में फजीहत होगी, इनको छोड़ दीजिए। तो जब डॉक्टर कह दिए कि अभी 2-3 दिन के मेहमान हैं, बचने वाले नहीं हैं, तब उनको छोड़ दिया गया। तो एक तरह से मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो संयोग से लोग जसरोक हॉस्पिटल बम्बई में था, वहाँ ले गए और वहाँ जब इलाज हुआ तो किडनी तो ये जेपी बच गए, लेकिन उनकी दोनों किडनी ख़त्म थी। तो डायलिसिस पर हर अल्टरनेट डे डायलिसिस होती थी, यानी पूरा खून उनका साफ़ करके फिर डाला जाता था मशीन से। तो वैसे में इनके लिए संभव नहीं था कि घूम करके प्रचार करें और ये इमरजेंसी का विरोध करें, या फिर इमरजेंसी ख़त्म हुई तो जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो चुनाव में जनता पार्टी का प्रचार करें, इसके लिए भी घूमना संभव नहीं था। 1-2 जगह गए तो उसी में फिर हालत ख़राब हो गई, तो पटना में भी। तो उनके नैतिक असर से ही जनता पार्टी चुनाव जीती। जनता पार्टी की अपनी हैसियत नहीं थी कि इंदिरा जी को हरा सकती थी अगर जेपी का नैतिक बल नहीं रहता, क्योंकि वो तो आपस में लड़ झगड़ रहे थे बनने के पहले भी। मैंने देखिए कि इमरजेंसी हटी है और अब चुनाव घोषित है, तो भी ये लोग हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम बनेंगे, इसके लिए आपस में टूटे हुए हैं। तो जेपी को अंत में कहना पड़ा कि अगर आप लोग एक नहीं होते हैं तो मैं इस चुनाव से अलग हो जाऊंगा। तो जब ये देखा कि जेपी अलग हो जाएंगे तब तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, तो फिर लोग एक हुए और जनता पार्टी बनी। और जेपी के मरने के बाद या जब वो अशक्त हो गया तभी से इनमें फूट आपस में होने लगी। मरने के बाद फिर तो सरकार भी गिर गई। फिर इंदिरा जी की राजनीति के सामने किसी की चली नहीं। वो इंदिरा जी राजनीति में इतनी तेज़ थी कि उन्होंने सबको शांत कर दिया और फिर वो 80 में चुनाव जीत करके आ गए। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई इस आंदोलन से क्या हुआ, तो ये मानना गलत है कि कुछ नहीं। एक तो लोगों में जो जागरूकता आई और लोकतंत्र को क्या है और तानाशाही क्या है, उसका विरोध कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये सब लोगों का एक देश भर में प्रशिक्षण हुआ। बिहार में खास कर हुआ, लेकिन देश के लोगों ने जाना। तो मैं समझता हूँ कि इतने दिनों तक जो फिर तानाशाही ने सर नहीं उठाया, उसमें बिहार आंदोलन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि आज़ादी मिली 1947 में, 25-30 साल के अंदर तो इमरजेंसी आ गई, लेकिन उसके बाद 1910 तक 2010 तक तो उस तरह की तानाशाही की तरफ किसी के जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो वो उस आंदोलन का प्रभाव था। फिर जनता पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन इंदिरा जी ने जितने भी कानून बनाए थे तानाशाही के पक्ष में, उस सारे कानून को उसने निरस्त किया। संविधान में जो जो संशोधन किया था तानाशाही के लिए, वो सारे संशोधन को वापस ख़त्म किया। और इमरजेंसी कैसे घोषित की जाएगी, इसके लिए ऐसा तरीका एक बना दिया कि हर प्रांत की असेंबली में, जब तक इतने प्रांत की असेंबलियां नहीं घोषित कर दें कि हाँ इमरजेंसी घोषित करना ज़रूरी है, तब तक वो नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कर दिया कि कोई सरकार अब उसके लिए आसान नहीं है कि इमरजेंसी घोषणा कर दे।